ग्रीन पैच स्प्रेड्स इन अंटार्कटिका। हाल ही में रिसर्चर्स ने सैटेलाइट इमेजिंग की मदद से कुछ अंटार्कटिका के एक आइलैंड आर्ले आइलैंड्स की तस्वीरें पब्लिश की हैं, जो आप यहाँ सामने देख सकते हैं। ये अंटार्कटिका आइलैंड है। ये जो ग्रीन पैच आप देख रहे हैं, ये मॉस और लाइकन्स की ग्रोथ है रॉकी सरफेस के ऊपर। तो ऑब्वियसली हमेशा से ऐसा नहीं होगा, ये जमा हुआ होगा बर्फ में। जब हम यूजली अंटार्कटिका के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक कॉन्टिनेंट की तस्वीर आती है जो पूरी तरह से फ्रोजन है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये भी अंटार्कटिका की ही है। अब रिसर्चर्स ने क्या फाइंडिंग्स निकाली है कि पिछले 3 डेकेड्स में ये जो मॉस का स्प्रेड है, मॉस और लाइकन का जो स्प्रेड है, ये 14 टाइम्स से इंक्रीज कर गया है। ना इसका जो स्प्रेड है एरिया वाइज 1 किलोमीटर से भी कम है, 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, तो इतना कोई खास नहीं है। लेकिन जिस रेट से ये इंक्रीज हुआ है वो काफ़ी अलार्मिंग है। और जब हम सोचते हैं ग्रीनरी के बारे में तो हम इसे एज ए पॉजिटिव ही लेते हैं और इन्वायरमेंट। लेकिन अंटार्कटिका में ये इतना वरिंग क्यों है, ये हम ये अंटार्कटिका जो एक परमानेंटली फ्रोजन लैंड है, तो वहाँ की इस वजह से वहाँ का जो फ्लोरा और फौना है वो भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू दूसरे कॉन्टिनेंट्स। अगर वहाँ की जो सरफेस है वो एक्सपोज होती रहेगी और वहाँ पर मॉस और लाइकन्स ग्रो करेंगे, तो वो वहाँ पर आप सबने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जब मॉस और लाइकन्स सरफेस पे किसी भी रॉक की सरफेस पे कर आते हैं तो वो वहाँ पर रॉक की डिसइंटीग्रेशन, रॉक की वेदरिंग करते हैं। और उस रॉक की वेदरिंग से स्मॉल स्मॉल रॉक ये पार्टिकल्स जो है क्रिएट होते हैं, जो बाद में जाके सॉइल बनती है। फर्दर वही मॉस और लाइकन्स कुछ केमिकल रिएक्शंस भी करते हैं उन पार्टिकल्स पे, जिसकी एसिडिक भी होती है। और एक बेसिक कंडीशन जो है एक मिलती है प्लांट्स को ग्रो करने की। नाउ इको टूरिज्म अंटार्कटिका में बहुत है, मतलब बहुत तो नहीं है लेकिन लोग जाते हैं इको टूरिज्म के लिए, क्रूज शिप में अंटार्कटिका तक जाते हैं। अब ना अगर उनके कपड़ों में कोई सीड या पोलन रह जाए और वो वहाँ जाके ग्रो कर जाए तो वो वहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज बन सकती है और वहाँ की जो नेटिव ऑर्गेनिज्म है उन्हें दिक्कत हो सकती है। एक और जो वहाँ ग्रीनरी हो सकती है वो है रिडक्शन इन एल्बिडो इफेक्ट। एल्बिडो इफेक्ट अगर आप में से किसी को नहीं पता, तो एल्बिडो इफेक्ट एक्चुअली सरफेस की एबिलिटी होती है लाइट्स को रिफ्लेक्ट बैक टू दी स्पेस करने। नाउ जो आइस होती है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो आइस कवर्स होते हैं, उनका एल्बिडो जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सन की रेज है जब वो स्नो पे स्ट्राइक करती है तो 85 to 90% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, सिर्फ 10 to 15% ही एब्जॉर्ब होती है। लेकिन इन केस ऑफ ओपन लैंड फॉरेस्ट कवर्स 30% ही रिफ्लेक्ट होती है, बाकी 70 to 80% एब्जॉर्ब हो जाती है। अब जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो हीट प्रोड्यूस। अगर एंटार्क्टिका में ग्रीन कवर पड़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइट है वो एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, फर्दर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी, फर्दर आइस मेल्ट करेगी। और जितना ज़्यादा ग्रीन कवर बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा मेल्ट होती रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू लेस एल्बिडो इफेक्ट। ना ये कुछ हो सकता है अगर ग्रीनरी जो है आती है अंटार्कटिका में, अगर आइस पर है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो अंटार्कटिका है सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहा है। अंटार्कटिका पूरे वर्ल्ड से डबल और टू ट्रिपल ज़्यादा टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिख रहा है अंटार्कटिका के। वो हम थोड़ा सा अंटार्कटिका एज ए कॉन्टिनेंट के बारे में जान लेते हैं। ये आप देख रहे हैं अंटार्कटिका जो परमानेंटली फ्रोजन कॉन्टिनेंट है। ये साउथ पोल में के अराउंड ही पाया जाता है और सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट ये है। अब अगर हम इसके नाम की बात करें अंटार्कटिका, जिसका लिटरली मीनिंग होता है अपोजिट दी आर्कटिक, यानी आर्कटिक के अपोजिट। आर्कटिक जो है नॉर्थ पोल में पाया जाता है तो उसका जो अपोजिट होगा वो साउथ पोल होगा। दैट्स वाई इसका नाम है अंटार्कटिका। ये 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप से बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया का डबल इन साइज है। अगर हम इसके कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी कोस्टल प्लेन्स देखने को नहीं मिलते हैं, यूजली रॉकी सरफेस है। कोस्ट जो है वो काफ़ी रॉकी है। यहाँ माउंटेन रेंजेस देखने को मिल जाएंगे, पीक्स देखने को मिलते हैं, रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती है और वॉल्केनोस तक को देखने को मिलते हैं, प्लेटू देखने को मिलता है। अगर इनके विंटर्स की हम बात करें तो जो टेम्परेचर है -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। पर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो विंटर है यहाँ पर मई जून जुलाई में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब समर्स होते हैं तब सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स होते हैं, ड्यू टू दी टिल्ट ऑफ दी टिल्ट, जो धरती का टिल्ट है अपने एक्सिस पे टुवर्ड्स सन या अवे द सन, की वजह से जो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर का जो सीजन है वो अलग होते हैं।
समर्स की बात करें जो वहाँ पर जनवरी दिसंबर और फैब में आती है, तब जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यहाँ पर कोस्ट के अलावा जो मैंने जैसा बताया कि कोस्ट भी रॉकी है, तो वहाँ पर मॉसेस और लाइकन जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो देखने को मिलते हैं रॉकी सरफेस पर। कुछ कुछ जगह जहाँ क्लाइमेट थोड़ा माइल्ड है, वहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखने को मिलते हैं और ग्रास भी देखने को मिलती है। अब अगर एक स्पेशल कैरेक्टर की बात करें हम एंटार्क्टिका के, तो वो है ऑरोरा। ऑरोरा जैसा आपको पता होगा कि ये ब्राइट लाइट्स होती हैं जो आसमान में चमकती हैं रात को, ऊपर नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। वो तरह के ऑरोरा होते हैं। एक जो साउथ में हमें पाए जाते हैं जिनका नाम है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, एक नॉर्थ यानी आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं जिनका नाम है ऑरोरा। ये ऑरोरा बनते कैसे हैं? देखिए, जब सन जो है कोरोना मास को इजेक्ट करता है तो उसमें प्रोटॉन होते हैं, रेज होती हैं। वही जब मैग्नेटिक फील्ड, धरती के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, तो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें एक्साइट करते हैं वहाँ के जो प्रोटॉन्स सन से रिलीज होते हैं। जब वो एक्साइट होते हैं तो वो लाइट को इमिट करते हैं, और वही लाइट एज अरोरा हमें विजिबल होती है नाइट टाइम। अगर मिनरल्स की कुछ बात की जाए तो अंटार्कटिका इज रिच इन मिनरल्स, स्पेशली इन गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, कॉपर एंड पेट्रोलियम। लेकिन कोई भी कंट्री जाके एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के तहत। सिर्फ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट जो है उसका उसे उसमें सिर्फ स्टडी पर्पस से ही रिसर्च वगैरह की जा सकती है। सिर्फ साइंटिस्ट के ही लिए ये अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है अवेलेबल है स्टडी द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ एंड टू द क्रस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। आज की वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे किसी और